हेलो दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल लर्न विद टीपीआर पर स्वागत है। आज हम मध्यकालीन भारत का इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इतिहास के स्रोत। आज की क्लास में हम विस्तार से समझेंगे इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत कैसे जानकारी देते हैं, अभिलेखीय स्रोतों का महत्व क्या होता है, विदेशी यात्रियों ने भारत के बारे में क्या लिखा। ये टॉपिक बीए, बीएड, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और यूनिवर्सिटी एग्जाम सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता ही आता है। आप कौन सी भी एग्जाम के पीवाईक्यू निकाल के देख लीजिए, आपको हर एग्जाम में ये टॉपिक आपको मिल ही जाएगा। इसलिए पूरी क्लास ध्यान से देखिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। सबसे पहले समझते हैं कि इतिहास क्या होता है। तो भूतकाल की जो घटनाएं होती है, मतलब हमारे पास में जो कुछ भी घटित हुआ होता है, जो जो चीजें हुई होती है, उन सबका क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि हमारे हजारों साल पुरानी बातें कैसे पता चलती हैं? क्या उस समय कैमरे थे? क्या वीडियो रिकॉर्डिंग होती थी? नहीं। तो फिर इतिहास का जानकारी वहां से लाते कैसे थे? तो वो जानकारी कैसे प्राप्त करते थे? तो स्रोतों से प्राप्त करते थे। इस स्रोत का अर्थ होता है ऐसे साधन जिनसे हम अतीत की जानकारियां प्राप्त होती हूँ। इतिहासकार इन्हीं स्रोतों के आधार पर ये बताते हैं कि उस समय के राजा कौन थे, उस समय का समाज कैसा था, उस समय का धर्म क्या था, अर्थव्यवस्था कैसी थी, लोगों का जीवन कैसा था। ऐसी कई सारी चीजें हम इन स्रोतों। अब ये भी समझना जरूरी है कि मध्यकालीन भारत किसे कहते हैं। सामान्यतः भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल वो काल होता है जो आदि मानव के समय का जो काल होता है उसे प्राचीन काल कहा जाता है, मतलब बहुत पुराने समय। और एक होता है मध्यकाल। मध्यकालीन भारत लगभग 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस काल में दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, क्षेत्रीय राजा, राज इतिहास के भी कई सारे स्रोत होते हैं, जिसमें से मुख्य स्रोत है साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। यानी कि जो विदेश से भारत में लोग आए, उनके विवरण, उनकी पुस्तकें, किताबों से जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती है, इंफॉर्मेशन मिलती है, वो। अब हम इन सभी को सबसे पहले बात करते हैं साहित्यिक स्रोतों की। तो साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं? जो जानकारी हमें पुस्तकों, ग्रंथों, कविताओं, आत्मकथाओं, धार्मिक पुस्तकों और ऐतिहासिक रचनाओं से मिलती है, उन्हें साहित्यिक स्रोत कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहूँ तो जो चीजें हमें लिखित रूप में मिलती है, कहीं पे लिखी हुई हो, कहीं पर पढ़ी हुई हो, ऐसी जो चीजें होती है ना, जैसे पुस्तकों में, ग्रंथों में, कविताओं में, आत्मकथाओं में होती है, ऐसी जो चीजें होती है वो साहित्यिक स्रोत कहलाती है। साहित्यिक मतलब लिटरेरी सोर्सेस, यानी कि जो चीजें लिखित रूप में आपको प्राप्त होती है वो साहित्यिक स्रोत होते हैं। ये जो स्रोत होते हैं वो हमें उस समय की समाज, संस्कृति, धर्म, राजनीति, प्रशासन, शिक्षा और जीवन शैली के बारे में। साहित्यिक स्रोतों को भी मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहला धार्मिक साहित्य और एक दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्य। यानी कि धार्मिक साहित्य तो वो जो धर्म से जुड़ा हुआ हो, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य वो जो धर्म से जुड़ा हुआ ना हो, ऐसी चीजें जो धर्म के रिलेटेड ना हो, धर्म से अलग हो। सबसे पहले हम देखते हैं धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक पुस्तकों से हमें जो उस समय के धार्मिक विचार और सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है, उसे हम धार्मिक साहित्य के अंतर्गत लेते हैं। जैसे मध्यकालीन भारत में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध सभी धर्म। अब साहित्यिक स्रोतों के कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे कि हिंदू साहित्य के अंदर इसमें शामिल है जैसे पुराण, स्मृतियां, रामायण, महाभारत की टीकाएं, भक्ति साहित्य, भक्ति आंदोलन के संत जैसे कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई आदि। जैसे तुलसीदास की रामचरितमानस, इससे हमें उस समय की भाषा और धार्मिक भावना का पता चलता है।
मतलब ऐसी जो धार्मिक पुस्तकें होती है, ग्रंथ होती है, इन सब चीजें हमें साहित्य, अब जैसे हिंदी साहित्य होते हैं वैसे कुछ मुस्लिम साहित्य भी होते हैं। जैसे मध्यकाल में फारसी भाषा का बहुत महत्व था। कई मुस्लिम विद्वानों ने इतिहास लिखा। जैसे प्रमुख पुस्तकें भी है इन लोगों की, जैसे कि ताज उल मासिर, तब तबकात ए नासिरी, तारीख ए फिरोज शाही, अकबरनामा, आईने अकबरी, इस तरह की कुछ प्रमुख पुस्तकें भी हैं जो मुस्लिम धर्म के लोगों ने लिखी हैं। ये भी साहित्यिक स्रोत। इसमें जो अकबरनामा है इसे अबुल फजल ने लिखा है। इसमें अकबर के शासन की, और सेकंड डे रखा है आईने ए अकबरी, ये भी अबुल फजल की रचना है। इसमें प्रशासन और सेना, कर व्यवस्था, कृषि, समाज आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इन दोनों बुक्स के बारे में आपको स्पेशली क्यों बताया, क्योंकि वो इसलिए मैंने बताया क्योंकि ये आपके इन फ्यूचर हर कंपटीशन एग्जाम में काम में आएगा। ये दो बुक्स है, बहुत ही ज्यादा फेमस बुक्स है, तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि अकबरनामा किसने लिखी, इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है, आईने अकबरी किसने लिखी, इससे हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो ये दोनों बुक्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप उस आंसर क्वेश्चन के आंसर को दे पाओगे। और ये दोनों बुक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पेपर्स निकाल के देख लीजिए, आपको इस टाइप की क्वेश्चंस मिल ही जाएगी। इन दोनों बुक्स से कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि अकबरनामा किसने लिखी है, इससे क्या जानकारी मिलती है, आईने अकबरी किसने लिखी, उससे क्या जानकारी मिलती है। इस टाइप की क्वेश्चंस एमसीक्यूज में बनते हैं, तो इसलिए आपको इन दोनों बुक्स को खास करके याद रखना इसके अंतर्गत। बाकी जो 3 मैंने आपको बताई है इनकी बस आपको नाम याद रखने की जरूरत है मुस्लिम साहित्य के नाम से, लेकिन इन दोनों बुक्स को आपको स्पेशली याद रखना है, क्योंकि इन दोनों बुक से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंडिविजुअली क्वेश्चन बनता है कि ये किसने लिखी है और इससे क्या जानकारी। दूसरा टाइप है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धर्मनिरपेक्ष साहित्य यानी कि ऐसी पुस्तकें जो धर्म से अलग राजनीति, समाज और इतिहास पर आधारित हो, यानी कि इसमें धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज नहीं होगी। जैसे पृथ्वीराज रासो की चंद बरदाई राजतरंगिनी पुस्तक जो है वो कल्हण द्वारा लिखी है, और इस पुस्तक में कश्मीर के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इतिहासकार इसे बहुत विश्वसनीय मानते हैं, यानी कि बहुत विश्वास करते हैं इस पुस्तक पे, क्योंकि इस पुस्तक में जो भी लिखा होता है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है और एकदम सच होता है। इसमें कुछ भी मन गढ़ंत चीजें बना के नहीं लिखी गई है। इसमें रियल में जो वहाँ कश्मीर में होता है, उसका इतिहास होता है, उसके बारे में क्लियरली आपको जानकारी मिलती है, वो भी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होती है। इसलिए इतिहासकार इस पे बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, इसीलिए कहा गया है कि इसे बहुत ज्यादा विश्वसनीय माना जाता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस आती है साहित्यिक स्रोतों की विशेषता। तो साहित्यिक स्रोतों की विशेषता क्या हो सकती है कि इससे हमें समाज की जानकारी मिलती है, धार्मिक स्थिति पता चलती है हमें लोगों की, भाषा और संस्कृति का ज्ञान मिलता है, राजाओं के शासन का वर्णन मिलता है, कई सारी चीजें हमें इसमें प्राप्त होती है। इसकी कई सारी ऐसी विशेष, लेकिन बच्चों हर स्रोत पूरी तरह से सही नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि लेखक राजा की प्रशंसा अधिक करते थे, अतिशयोक्ति करते थे, पक्षपात भी होता था। यानी कि अब राजा अपनी आत्मकथा लिखवाएगा तो वो अपनी बुरी बातें थोड़ी ना लिखेगा, वो अपनी अच्छी अच्छी बातें और भी बढ़ चढ़ के लिखेगा, बढ़ चढ़ के लिखवाएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये स्रोत पूरी तरह से सही नहीं होता है, कि इसमें झूठी बातें भी लिखी जाती है, कई चीजें बढ़ चढ़ के भी लिखी जाती है। इसीलिए इतिहासकारों ने दूसरे स्रोतों से तुलना करके सत्य का पता करना शुरू कर दिया। यानी कि जो दूसरे कई स्रोत है, जैसे कि पुरातात्विक स्रोत है, विदेशी यात्रियों की विवरण है, अभिलेखीय स्रोत है, इनके द्वारा तुलना करके उसके बाद इसे माना जाता है कि ये सच है या नहीं है, ये सच्ची बात है या नहीं है, इसे ऐसे ही सही नहीं माना जाता। अब हम पुरातात्विक स्रोतों को पढ़ते हैं। पुरातत्व का अर्थ होता है पुरानी वस्तुओं का अध्ययन करना। जब इतिहासकार जमीन के नीचे भवन, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन, हथियार, मंदिर, मस्जिद आदि खोजते हैं तो उनसे इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है।
क्योंकि जब इतिहासकारों को भवन, मूर्तियां, सिक्के, बर्तन, हथियार, मंदिर ये सब मिलेगी तो उन्हें पता चलेगा कि ये किस टाइप के बने हुए हैं, किस टाइप की चीजें हैं, यहाँ पे किस तरह से सिक्के बनते हैं, किस टाइप के मंदिर होते हैं, किस तरह की बर्तन यूज किए जाते हैं। ये सारी चीजें उन्हें कहाँ से प्राप्त होती है, मिलती है, पता चलती है। तो पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोतों के भी प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है भवन और स्मारक, दूसरा आता है मूर्तियां, तीसरा आता है सिक्के, चौथा आता है मिट्टी के बर्तन और पांच। सबसे पहले भवन और स्मारक। तो मध्यकालीन भारत में अनेक भवन बने, जैसे कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, फतेहपुर सिकरी है। इनमें से हमें स्थापत्य कला, वास्तुकला, धार्मिक प्रभाव, शासकों की रुचि। इनमें जो कुतुब मीनार है ये दिल्ली सल्तनत काल की महत्वपूर्ण इमारत है। इससे हमें मुस्लिम स्थापत्य शैली। वैसे ही ताजमहल है जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। ये स्मारक मुगल स्थापत्य कला का उत्कृष्ट के भी इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। इनसे जानकारी मिलती है जैसे कि राजा का नाम क्या होता है था, शासनकाल क्या था, धर्म क्या था, आर्थिक स्थिति क्या थी। आर्थिक स्थिति कैसे पता चलेगी? तो सिक्के अगर सोने के हो गए, चांदी के हो गए तो हम मान सकते हैं कि वहां पे आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। पीतल और तांबे के हो गए तो हमें पता चलेगा कि वहां की आर्थिक स्थिति इतनी भी अच्छी नहीं थी, बुरी थी, थोड़ी खराब थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे के सिक्के चलाए थे। इससे उसकी आर्थिक नीतियों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मूर्तियां और चित्रकला। मध्यकालीन कला का अध्ययन मूर्तियों और चित्रों से किया जाता है। जैसे मुगल चित्रकला विशेष रूप से प्रसिद्ध थी। वहाँ पे चित्रकला भी बहुत अच्छे से होती थी, मतलब चित्रकला के जो वो कलाकार थे वो भी बहुत अच्छे अच्छे थे, बहुत अच्छी तरह से चित्रकला बनाई जाती थी। इसलिए मुगल चित्रकला विशेष रूप से बहुत ज्यादा प्रसिद्ध। पुरातात्विक स्रोत होते हैं, पर क्यों होते हैं? क्योंकि पुरातात्विक स्रोतों से हमें वास्तविक प्रमाण मिलते हैं। मतलब एक चीज हम पढ़ी हुई है, लिखी हुई है, हम उसे पढ़ रहे हैं उसमें, और एक चीज हमारे सामने प्रैक्टिकली हमारे सामने वो चीज मौजूद है, जैसे मूर्ति है, बर्तन है, तो उससे हम ज्यादा अंदाजा लगा सकते हैं, वास्तविक प्रमाण मिलते हैं, असलियत पता चलती है। इसलिए पुरातात्विक स्रोतों का महत्व है। वास्तु दूसरा महत्व है वस्तुनिष्ठ जानकारी मिलती, मतलब किस टाइप की वस्तु होती थी, किस तरह से होती थी, क्या क्या होता था, ये सारी चीजें हमें पता चलती है। यहाँ पे हमें संस्कृति और कला का ज्ञान भी होता है। मतलब हम चित्र देखते हैं, संस्कृति कल्चर से रिलेटेड कोई चीज देखते हैं तो हमें वहाँ की संस्कृति और कला के का भी ज्ञान होता है, हमें उसके बारे में भी। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई वस्तुएं ऐसी होती है जो नष्ट हो जाती है, पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाती, व्याख्या करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। इसलिए हम पूरी तरह से पुरातात्विक स्रोतों पर भी निर्भर नहीं रह सकते, हमें और भी स्रोतों। अब हम समझते हैं अभिलेखीय स्रोत। तो अभिलेख क्या होता है? तो पत्थरों, धातुओं, स्तंभों या दीवारों पर लिखे गए लेखों को अभिलेख कहा जाता है। इनके अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे हमेशा अपने दिमाग में रखना। हर एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है अभिलेखों का महत्व। तो अभिलेख हमें सीधे उस समय की जानकारी प्राप्त करवाते हैं जिस समय के वो अभिलेख होते हैं। जैसे अगर मान लो किसी पत्थरों, धातुओं पर कोई चीज लिखी हुई है तो वो उस समय की लिखी हुई है ना, हमें वास्तविक चीज पता चलती है उस चीज से। जैसे राजा का नाम, युद्ध, प्रशासन, दान, धार्मिक कार्य आदि लिखे हुए होते थे वहां पे। स्तंभों पे, दीवारों पे लिखा जाता था कि यहाँ पे ये हुआ, स्तंभों में लिखा जाता था कि यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ, वैसा हुआ। ये सारी चीजें वहां पे लिखी जाती थी। इसलिए हमें सीधे उस समय जो कुछ भी हुआ उसकी लिखित रूप में व्यवस्थित जानकारी प्राप्त होती थी, क्योंकि वहां पे वो चीजें पत्थरों से उत्कृष्ट की जाती थी, मतलब पत्थरों से लिखी जाती थी, पत्थरों पर। इसलिए उसे ज्यादा हम। अभिलेखों के प्रकार। तो अभिलेखों के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे शिलालेख, ताम्र। इसको सीधा इनके नाम से समझा जा सकता है। जैसे शिलाओं पे यानी कि जो पत्थरों पे लिखे गए हुए लेख होते हैं वो शिलालेख कहलाते हैं। ताम्र पत्रों पर यानी कि तांबे की प्लेटों पर लिखे गए जो दस्तावेज होते हैं, इनमें भूमिदान की जानकारी प्राप्त होती है हमें। स्तंभ लेख। तो स्तंभ लेखों पर जो स्तंभ पर जो चीजें लिखी जाती है
वो स्तंभ लेख कहलाते हैं। जैसे हालांकि अशोक प्राचीन काल से संबंधित है, लेकिन मध्यकाल में भी शासकों ने अभिलेख लिखवाए हैं। अशोक का जिक्र यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि अशोक ने सबसे ज्यादा स्तंभ लेख लिखवाए, मतलब पूरे हिस्ट्री में पूरी अभिलेख ही स्रोतों की विशेषता है, तो प्रामाणिक जानकारी देते हैं, यानी कि एकदम प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ जानकारी प्राप्त होती है हमें। ये कोई भी झूठा नहीं होता है, कोई बनावटी नहीं होता है, ये एकदम प्रूफ होता है। एकदम क्लियर जानकारी प्राप्त होती है हमें इनसे। तिथि का पता चलता है, जो कि वहां पे जब स्तंभ लेख दीवार पे कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ होता है ना, तो वहां पे वो किस समय लिखा होता है उस समय का भी हमें पता चलता है। वो समय भी वहां पे लिखी जाती है कि उस समय ही ये लिखा गया था। इन समय प्रशासनिक जानकारी भी प्राप्त होती है, लेकिन इसमें भाषा जो होती है वो थोड़ी कठिन होती है। कई अभिलेख टूटे हुए भी मिलते हैं, कभी कभी केवल प्रशंसा ही लिखी हुई होती है, इसलिए हम पूरी तरह से इस स्रोत पे भी। अब हम पढ़ते हैं विदेशी यात्रियों के विवरण, जो कि इस टॉपिक का सबसे रोचक और सबसे इम्पोर्टेंट भाग है। विदेशी यात्रियों का महत्व। विदेश मत यानी कि विदेश से आए यात्रियों ने भारत के बारे में लिखा। उन्होंने समाज, प्रशासन, व्यापार, धर्म, संस्कृति का वर्णन किया। उनके विवरण इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत बने। यानी कि विदेश से कुछ लोग हमारे भारत में आए, वो यहाँ पे कुछ समय रुके, उन्होंने हमारी संस्कृति देखी, प्रशासन देखा, समाज देखा, धर्म देखा, व्यापार देखा, संस्कृति देखी। उन्होंने ये सारी चीजें देखी और उसके जरिए, उन सारी इंफॉर्मेशन के जरिए पुस्तकें लिखी, किताबें लिखी, विवरण बनाए, विवरण यानी कि किताबें बनाई इतिहास की। और इनसे क्या होता है, हमें महत्वपूर्ण स्रोत प्राप्त होते हैं, महत्वपूर्ण चीजें, जानकारियां प्राप्त होती हैं। क्योंकि वो भारत के लोग नहीं थे, इसलिए भारत में नहीं थे रहते थे, इसलिए भारत की बढ़ चढ़ के तो वो कोई तारीफ करेंगे नहीं। वो वही लिखेगी जो एग्जैक्टली में सच होगा, सही होगा वाकई में, इसलिए इसे भी महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। हमारे भारत में विदेश से कई यात्री आए थे, जैसे कि अल बरूनी, इब्न बटूता, मार्को पोलो, फ्रांसीसी बर्नियर, निकोलो मनुची। इनमें जो कुछ प्रमुख यात्री हैं हम उनके बारे में। सबसे पहले आता है अल बरूनी। यह मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आए थे। इसने तहकीक-ए-हिंद पुस्तक लिखी थी। इसमें भारतीय समाज, धर्म, विज्ञान और संस्कृति का वर्णन है। आपको बस इतना ही याद रखने की जरूरत है कि वो कब यहाँ आए थे, किसके साथ आए थे और उन्होंने क्या पुस्तक लिखी। आता है इब्न बटूता। यह मोरक्को का यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत आए थे। इसने भारत की प्रशासनिक व्यवस्था, डाक व्यवस्था, व्यापार का वर्णन किया था। इन्होंने अपनी पुस्तकों में क्या क्या चीजें ली थी, तो प्रशासनिक व्यवस्था ली थी हमारे भारत की, डाक व्यवस्था ली थी और व्यापार। नेक्स्ट है मार्को पोलो। इसने दक्षिण भारत के व्यापार और समाज का वर्णन किया था, मतलब वहां पे कैसा व्यापार होता था, किस तरह से होता था। नेक्स्ट है फ्रांसिस बर्नियर। ये औरंगजेब के समय भारत आए थे। इसने मुगल प्रशासन और समाज का वर्णन किया था, मतलब इन्होंने जो मुगल। अब आता है विदेशी यात्रियों की विशेषताएं। तो भारी दृष्टिकोण मिलता है, मतलब बाहर का व्यक्ति हमारे भारत में आकर हमारे भारत के बारे में लिखता है तो हमें एक भारी दृष्टिकोण मिलता है कि बाहर का व्यक्ति हमारे भारत के बारे में क्या सोचता है या क्या लिखता है। दूसरा है समाज का वास्तविक चित्र मिलता है, यानी कि समाज में वास्तविकता में जो चीजें होती थी वो बाहर का व्यक्ति वही चीज लिखेगा, कुछ बढ़ चढ़ के नहीं लिखेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कोई तीसरा व्यक्ति हमारे भारत में आ रहा है और हमारे भारत के बारे में किताबें लिखता है, हमारी संस्कृति, हमारी समाज, प्रशासन के बारे में, तो वो बढ़ चढ़ कर किसी की बड़ाई क्यों करेगा, यानी कि तारीफ क्यों करेगा। वो वही लिखेगा जो वास्तविकता में होगी। इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पे कि समाज का वास्तविक चित्र हमें प्राप्त होता है, मिलता है। इन सब समय व्यापार और अर्थव्यवस्था की भी जान। लेकिन विदेशी यात्रियों की भी कुछ सीमाएं हैं, यानी कि जैसे कि प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम्स है, तो भाषा की समस्या। अब कोई भारी व्यक्ति हमारे भारत के बारे में लिख रहा है तो भाषा की तो समस्या आएगी, क्योंकि उनकी भाषा कुछ और है, हमारी भाषा कुछ और है।
तो हमारे बारे में लिखने में कोई ना कोई दिक्कत उन्हें जरूर रहेगी। सांस्कृतिक अंतर, संस्कृति का अंतर होगा, कई बार गलत समझ जाते, कई बार कुछ लोग यहाँ पे आते हैं, प्रशासन, समाज ये सब देखते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग हो जाता है, कुछ अलग समझने लगते, गलत समझने लगते, इसलिए कहीं ना कहीं जाके इन स्रोतों में भी प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए इसमें ये कहा जा रहा है कि किसी भी एक स्रोत पे हम पूरी तरह से निर्भर नहीं रह सकते। हमें साहित्य, पुरातात्विक, अभिलेखीय, विदेशी यात्रियों के विवरण, इन सभी स्रोतों को इकट्ठा करके, चारों को आपस में तुलना करके चारों की, उसके बाद एक निष्कर्ष निकालना पड़ता है कि वो चीज सही है या गलत है, या कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है। ये चीजें हमें चारों को एक साथ लाके उनकी आपस में तुलना करके हमें, ये जो मैंने आपको भी बताया कि इतिहासकार काम कैसे करते हैं, मतलब अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यही उठता है हमारे सामने कि इतनी सारे स्रोत है, इतनी सारी बातें, तो इतिहासकार आखिर पता कैसे करते हैं कि कौन सी चीज सही है और कौन सी गलत है। तो इतिहासकार कैसे तय करते हैं कि कौन सी बात सही है, तो वे साहित्य, अभिलेख, सिक्के, यात्रियों के विवरण सभी की तुलना करते हैं, यानी कि सबकी तुलना करते हैं, सबको एक साथ लाते हैं, उन सबकी तुलना करते हैं आपस में और फिर निष्कर्ष निकालते हैं। इसे ही हिस्टोरिकल मेथड कहते हैं, यानी कि सारे स्रोतों को इकट्ठा करो, उनके बाद उनकी आपस में तुलना करो और जो सही निकल रहा है, जो चीज सही हो रही है कि हाँ ये सही है और वो गलत है, तो उस चीज का एक निष्कर्ष निकाल के आगे पहुंचाओ, उस चीज को आगे की जानकारी प्राप्त करवाओ हमें दूसरों को, और इसी को हम हिस्टोरिकल। अब जल्दी से एक बार हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं। इतिहास के स्रोत क्या थे, तो 4 स्रोत थे, साहित्यिक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, अभिलेखीय स्रोत और विदेशी यात्रियों के विवरण। साहित्यिक स्रोत क्या थे, तो उसके अंदर लिखित रूप में जो चीजें प्राप्त होती है वो साहित्यिक स्रोत थे। इसके 2 प्रकार थे, धार्मिक और धर्म निरपेक्ष। धार्मिक वो धर्म से जुड़े हो और धर्म निरपेक्ष वो जो धर्म से रिलेटेड ना हो। इसकी मुख्य पुस्तकें थी अकबरनामा, आईने अकबरी, राजतरंगिणी। अकबरनामा और आईने अकबरी किसकी थी, तो धार्मिक की थी, और राजतरंगिणी धर्मनिरपेक्ष की थी। नेक्स्ट हमने देखा था पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत यानी कि स्तंभ, सिक्के, मूर्तियां, इन सब पे जो लिखे जाते थे वो पुरातात्विक स्रोत होते थे, जैसे कि भवन, सिक्के, मूर्तियां। इसके मुख्य उदाहरण थे कुतुब मीनार और ताजमहल। नेक्स्ट देखे थे हमने अभिलेखीय स्रोत, जिनके प्रकार थे 3, शिलालेख, ताम्रपत्र और स्तंभ लेख। फिर हमने देखी विदेशी यात्रियों के विवरण, जिसमें से पहले थे अल-बरूनी, इब्न बतूता, मार्को। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने पढ़ा इतिहास के स्रोत क्या होते हैं, साहित्यिक स्रोत क्या होते हैं, पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, अभिलेखीय स्रोत क्या होते हैं और विदेशी यात्रियों के विवरण। ये टॉपिक पूरे मध्यकालीन इतिहास की नींव है। अगर आपको स्रोत समझ आ गए हो तो आगे की सभी चैप्टर्स आसानी से समझ आ जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक पूरे मध्यकालीन इतिहास की नींव है, ये मैं आपको पहले ही कह चुकी हूँ। इसलिए अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई तो बाकी चीजें समझना आपके लिए और भी ज्यादा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।